नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा कि हम राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंडर जो है कंप्यूटर की फंडामेंटल की सीरीज को पढ़ रहे थे। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि हम 0 टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिनको अगर एडवांस लेवल में डायरेक्टली जाना है तो वो अदर चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस समझाई जाएगी। आप अगर हैं उस टॉपिक में हीरो तो आप डायरेक्टली उसको जंप करके दूसरे टॉपिक पर जा सकते हैं। लेकिन मेरे को जो है सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना है। ज़्यादातर जो है मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये तो हर किसी को आता है, तो भाई आता है तो आप अदर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्ती यहाँ पर कर ही नहीं जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है ना। जहां तक मुझे पता है तो लगभग सभी जने जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो उस चक्कर में उनको जो है पढ़ाई जो है बीच में छूट चुकी थी, उनको प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ भूल चुके थे वो। तो मैं उनको साथ में लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं जो है हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अब देखा होगा आपने, हमने पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल स्टार्ट किया था जो कि हमने खत्म कर दिया है। एक MS ऑफिस का पैकेज है, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल बेस पे सीखेंगे। ठीक है ना। उसके लिए मैं 4 अलग से मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जिसमें आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कनेक्ट होऊंगा मैं और आपको उसके बारे में समझाने वाला हूं। ठीक है ना। तो वो आपको क्लासों के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। बस वो टॉपिक होने के बाद अपना कंप्यूटर का फंडामेंटल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहां पर निकल जाएंगे। अब नेटवर्किंग की अलग क्लासेज होंगी, ध्यान रख लेना। प्रोग्रामिंग की अलग क्लास होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से होगा। आज से मैं जो है आपके लिए कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूं। आर्किटेक्चर के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं या जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो। ठीक है ना। वो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी काम में आ जाएगा। तो मैं अभी आज जो है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में भाई आपके सामने जो है पॉइंट डिस्कस जो है वो शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने आर्किटेक्चर लिया है वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है ना। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई दफा पूछा जा चुका है, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं और इसमें भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, ट्रिक याद करवाऊंगा आपको। ठीक है। जो इसका आर्किटेक्चर बनता है, किस प्रकार से काम करता है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप हर बार वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। भाई आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगी है, सभी के सामने आईने की तरह दिख रहा है कि मैं जो नोट्स बनाने में आपके लिए कितना समय जा रहा है। सारे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रही है आपके लिए। उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन आए थे, मैं मानता हूं गलत हो चुके थे, लेकिन आपके उस कंटेंट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसके लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। कोई भी प्रकार का पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले जानिए आपकी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है क्या। ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मैंने बोल दिया, लेकिन ये है क्या। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, जो आपको ये बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वे किस प्रकार से काम करते हैं। ये कंपोनेंट जो है, ये पार्ट्स जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, और अगर इनको हम यूज कर रहे हैं तो इनका यूज करने का फायदा क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, ये किस प्रकार से, इनका वर्किंग मेथड क्या है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, ये जो है वर्किंग इसके बारे में बताता है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, जो आपको यह बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनको यूज लेने का फायदा क्या है। ठीक है। और वो जो है उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो काम किस प्रकार से करता है, ये आज जो है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और सबसे पहला एक चीज तो ये हो चुका। दूसरा देखिए, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को एक और नाम से भी जाना जाता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को। अब देखिए, मैं एक एक पार्ट्स को आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इसके नोट्स जो हैं वो आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, तो वहां से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। अब देखिए, मेन मेमोरी के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने वैसे कंप्यूटर का फंडामेंटल से पढ़ा था, उसके अंदर भी बताया था आपको कि जब भी एक कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, एक प्रोसेस जब भी कोई क्रिएट होता है तो वो सबसे पहले कहां पर जाता है, आपका मेन मेमोरी के अंदर। तो मेन मेमोरी है, मेमोरी मतलब जो डाटा को अपने पास लेके आ रही है,
ठीक है ना। तो इस मेमोरी के अंदर डाटा भी जाएगा, प्रोग्राम भी जाएगा, ठीक है ना। इस मेमोरी के अंदर आपका डेटा भी जाएगा और प्रोग्राम भी जाएगा, डेटा और प्रोग्राम दोनों जाएंगे। अब ये दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है ना। डेटा भी स्टोर हो रहा है, मेमोरी प्रोग्राम भी स्टोर हो रहा है इस मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। भले ही आपके अस्थायी मेमोरी हो, ठीक है ना, डाटा को कुछ देर के लिए रखती है ये, लेकिन इसके अंदर डाटा और प्रोग्राम दोनों ही इसके अंदर संग्रहित होते हैं। अब डेटा अलग है और प्रोग्राम अलग है, समझिए कैसे। आप लेट से आप कोई सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 20, ठीक है, b और यहां पर ये 30। तो ये जो है बेसिकली ये है आपका डेटा, ठीक है ना। ये क्या है? डेटा जो आप इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। प्रोग्राम क्या होगा? आपने जब मैंने आपको फंडामेंटल्स के अंदर आपको जो है सॉफ्टवेयर की परिभाषा बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है प्रोग्रामों का समूह, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम बनते हैं निर्देशों से, कमांड से। तो बहुत सारे कमांड्स को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं या एक जगह जो है उसको ऐड करते हैं, तो वे क्या करते हैं? एक प्रोग्राम का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार प्रोग्राम जो होगा वो आपका क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट। क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब बहुत सारे जो निर्देश या कमांड जो है वो किसी प्रोग्राम के अंदर डाले जा रहे हैं, तो भी तो वो प्रोग्राम का निर्माण हो रहा है ना भाई। बार बार हम जैसे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे कमांड जा रहे हैं, तभी तो वो एक प्रोग्राम का रूप ले रहा है। एक ही प्रोग्राम के अंदर ही तो रह के हम जो भी अपने कमांड होते हैं उनको वहां पर डिक्लेयर करते हैं। तो ये डाटा और प्रोग्राम ये दोनों के दोनों कहां पर जा रहे हैं? मेन मेमोरी के अंदर। आपको पता होगा मेन मेमोरी जो होती है वो आपके कुछ ही देर के लिए ऐसी मेमोरी होती है, आपको मैंने बताया था, सारे जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको सब पता होगा कि ये मेन मेमोरी जो होता है ये आपके डाटा को जब तक प्रोग्राम चल रहा है या जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही रखती है। जैसे उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम क्लियर हुआ, तो उसका जो मेमोरी एलोकेट किया हुआ वो मेमोरी वापस ले लेता है। मतलब ये थोड़ी देर के लिए अपने डाटा रखती है जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये यहां पर आपको मेन मेमोरी का पता चल गया होगा। अब मेन मेमोरी के अंदर जब भी कोई डाटा आता तो वो जाएगा प्रोसेस करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आ गया मेन मेमोरी के अंदर और बैठ गया। वो हार्ड डिस्क के अंदर एक अलग से, आपको पता होगा तो अलग से एक मेथड होता है जिसमें डाटा को परमानेंट स्टोर कर दिया जाता है। जब तक कोई यूजर उसके अंदर रीड या राइट नहीं करता तब तक उस डाटा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो आपका अलग मेमोरी है, ये यहां पर अलग मेमोरी है। इसके अंदर आपका जो है डाटा थोड़ी देर के लिए रहेगा और जब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो ये डाटा भी चला जाएगा। अब देखिए जब डाटा आएगा तो डाटा क्या होगा? प्रोसेस होने के लिए जाएगा। यहां पर प्रोसेस होने के बाद वो जो है इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा। तो जैसे मैं मानता हूं कि यहां पर प्रोसेस होने के लिए अपने सीपीयू के पास है यहां पर, ठीक है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में पूछते हैं भाई, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आया तो वो वहां पर एक चीज ये भी तो डिक्लेयर करेगा ना उसको प्रोसेस करने के लिए। वो यहां पर जो डाटा आएगा उसको पहले जो है वो भेजेगा आपके अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास, ठीक है ना। अगर कोई डाटा या प्रोसेस ऐसा है जिसके ऊपर कंट्रोल लेवल का ऐसा कुछ काम है तो वो कंट्रोल यूनिट के पास। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डाटा आया जैसे यहां पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। इसका मतलब आपको पता होगा जिसमें अंकीय या कोई तार्किक गणनाएं की जाती हैं। जैसे कौन कौन सी गणनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। यहां पर जैसे ये ऐड हो गया, लेस, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया। लॉजिकल के अंदर अगर माने तो एंड, और हो गया, नेड, एक्सॉर हो गया, और शिफ्ट ऑपरेशन है। ये सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, ठीक है ना। ये वर्क होते हैं तो वो इसके अंदर हो जाते हैं और उसको वापस जो है सीपीयू के पास यहाँ पर लौटा दिया जाता है। ये एक सीपीयू चिप है मान लीजिए, ये इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स या कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड हैं, ठीक है। तो ये यहां पर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ये वर्क करेगा। अब अगर रजिस्टर के पास आता है तो रजिस्टर्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैंने पढ़ाया था आपको इसके बारे में, ठीक है ना, वहां पर इतना हमें जो है डीपली देखने को नहीं मिला था। रजिस्टर्स क्या होता है आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था फंडामेंटल्स में। रजिस्टर जो होते हैं वो एक बहुत ही कम आकार के मेमोरी होती है, ठीक है ना। रजिस्टर जो है एक मेमोरी का इस प्रकार है, लेकिन ये जो है सभी मेमोरी, जितनी भी मेमोरीज हैं उनमें से सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है कि सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी है, और वहां पर रजिस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है।
तो ये पॉइंट यहां पर दिमाग में बिठा लीजिएगा कि रजिस्टर जो है वो कम आकार की मेमोरी है, लेकिन सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। अब यहां पर देखिए आपके पास ये रजिस्टर जो होता है, जो अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है बीट्स के अंदर आपको रजिस्टर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर्स के अंदर। जैसे आपको मैं यहां पर बताऊं तो रजिस्टर देखिए आपके 8, 16, 32, ये आपके जो है इस 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, ये इन प्रकार के जो है आपको रजिस्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये रजिस्टर जो होते हैं वो आपके सीपीयू चिप के ऊपर जो है इनबिल्ट होते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर ये आता है, ये कंफ्यूजन भी करता है बहुत जनों को कि सर रजिस्टर को सीपीयू चिप के लिए, सीपीयू चिप के ऊपर ही इसको क्यों ऐड किया गया है, ठीक है ना। जैसे ये मेमोरी अलग होगी आपके, लेकिन ये आपको सीपीयू ये जो रजिस्टर है वो सीपीयू चिप के ऊपर ही आपको क्यों देखने को मिलता है, और इस रजिस्टर को यूज करने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा बात तो, ठीक है ना भाई। मेमोरी ये भी है ना, मेमोरी ये भी है, ठीक है, तो उसको ही क्यों, उसको भी यूज ले रहे हैं, इसको भी यूज ले रहे हैं, इसका तो कुछ ना कुछ ऐसा विशेष जो है स्पेशल पर्पज होगा भाई, इसके लिए यूज कर रहे हैं, और ये इस सीपीयू चिप के ऊपर क्यों ऐड है। तो सुनिए इसका आंसर, सुनिए आप, रजिस्टर के बारे में आपका सारा जो भी भ्रम होगा वो क्लियर हो जाएगा कि जब एक डाटा प्रोसेस होने के लिए यहां पर आता है इसके पास, तो वो क्या पर यहां पर चला गया, मान लिए कि ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के पास चला गया है। अब यहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, वापस जा रहा है, और डाटा आ रहा है, वापस जा रहा है। तो एक चीज अगर मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो ये है मेरे पास मेन मेमोरी, और ये है आपका एएलयू मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, और वो है आपका मेन मेमोरी। यहां पर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपैरिजन में हमें यह मिलेगा कि मेन मेमोरी जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट यानी एएलयू से थोड़ा धीरे वर्क करती है, ठीक है ना। इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो मेन मेमोरी के मुकाबले जो है एएलयू की स्पीड तेज होती है। अब तेज होगी तो वहां पर डाटा का रिसीव करने में, सेंड करने में वहां पर जो बैलेंस होगा वो बिगड़ जाएगा, आपको पता होगा। अब यहां पर एक जगह से जो डाटा है वो तो फास्ट जा रहा है, वापस आ रहा है धीरे, कभी डाटा जो है प्रोसेस होकर आगे बढ़ रहा है, वो धीरे जा रहा है, वापस प्रोसेस होने में जो है टाइम ले रहा है। तो यहां पर जो है ये आपका बैलेंस बिगाड़ देगा, यहां पर जो ये वे होगा वहां पर डाटा का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब प्रोसेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोग्राम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एक अवरोध आ रहा है, जो समस्या आ रही है, जो बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करने के लिए रजिस्टर यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रजिस्टर जो है वो यूज में लिया जाता है। रजिस्टर करता क्या है, जैसे ये डाटा और ये डाटा है, ठीक है ना, इसको कुछ देर के लिए, ठीक है ना, टेम्पररी उस डाटा को, टेम्पररी जो है उस डाटा को कुछ देर के लिए अपने पास रखता है, उसको फास्टली स्पीड में फॉरवर्ड कर देता है। यहां से डाटा है उसको फास्टली जो है फॉरवर्ड कर देता है, यहां पर वापस लिया फॉरवर्ड, मतलब कुछ देर के लिए उसको जो है अपने पास वहां पर जो है रखेगा, आगे भेजेगा, आया उसको रखेगा, आगे भेजेगा। तो यहां पर रजिस्टर जो है सबसे बड़ी बात यह है, आपको बुक्स के अंदर इसके सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिलती है कि ये जो होता है आपके एएलयू और मेन मेमोरी के बीच में जो भी समस्या आती है उसको दूर करने के लिए काम आता है। लेकिन वो किस प्रकार है आज आपने इसको जान लिया है, ठीक है ना। ये डाटा का जो बैलेंसिंग बिगड़ता रहता है इसके बीच में, तो उसको होल्ड करके, मतलब उस डाटा को स्पीड अप करना और प्रोसेस को स्पीड अप करना, प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए रजिस्टर हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पर यह समझ में आ चुका होगा कि रजिस्टर को सीपीयू चिप के ऊपर क्यों इनबिल्ड किया गया है, क्योंकि ये अगर यहां होगी ना तभी तो डाटा को बैलेंस कर पाएगी। और दूसरी बात इसको फायदा करने का कि डाटा को ये स्पीड अप कर देगा। बाकी यहां से डाटा तो आपके फास्ट ले जा रहा है, लेकिन मेन मेमोरी से धीरे धीरे आ रहा है, तो वो तो एक गलत चीज हो जाएगी, फिर डाटा का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कभी धीरे आ रहा है, कोई यूजर का डाटा जो फास्टली काम कर रहा है, कोई धीरे कर रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपने, ठीक है। अब यहां पर आपका रजिस्टर जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आप आता है आपके कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को भाई ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो दो सिग्नल्स पर काम करती है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए, इसको भूल जाइए, ठीक है ना, मतलब पूरा दिमाग से मत बोलिएगा। मैं आपको अपनी जो फिजिकल लेवल के ऊपर जो है समझाता हूं। हमारा जो दिमाग होता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सिग्नल्स पे आधारित होती है, या सिग्नल्स पे बेस पे जो है अपने शरीर को जो है वो स्केलेटन को जो है वो वहां पर जो है मूव ऑन मूव अप करवाती हैं। जैसे आप जा रहे हैं कोई रास्ते से, ठीक है ना, और बीच में कोई आपके जो है गड्ढा है बड़ा सा,
ठीक है, या आपके सामने कोई दीवार आ गई, तो आपका दिमाग आपको क्या सिग्नल देगा कि यहां से आपको इस साइड में मुड़ जाना है या इस साइड में मुड़ जाना, यहीं पर रुक जाओ, वापस निकल जाओ। ये सारे के सारे काम जो है वो सिग्नल्स बेस पर हो रहे हैं, ठीक है ना। हम खड़े हैं, ठीक है ना, अपन को लगेगा ऐसा, अपन को सिग्नल्स मिलेगा ये कि अपन को यहां से अब आगे चलना है, तो सिग्नल्स मिलेगा तभी तो हम चलना शुरू करेंगे, बाकी तो वो वहीं पर रहेगा। एक रोबोट का एग्जांपल मानते हैं, तो रोबोट को जब कमांड दिया जाता है, ठीक है ना, रोबोट को जब एक कमांड दिया जाता है कि आप जो है चलिए, तो रोबोट वो चलता है, रन कहते तो रन कर रहा है, लेकिन अगर जब तक हम उसको सिग्नल नहीं देंगे तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी जो है एक कंट्रोल यूनिट जो होती है वो दो सिग्नल्स के बेस पर काम करती है। वो दो सिग्नल्स कौन कौन से हैं आपका? यहां पर देखिएगा, दोनों सिग्नल्स के बारे में मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। पहला जो सिग्नल्स है आपका वो है आपका टाइमिंग सिग्नल, दूसरा जो सिग्नल है वो है आपका कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल होता क्या है, इसको ट्रिकली समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये मेमोरी के पास कुछ, देखो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जो है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा, ये तो आपको पता चल गया। प्रोग्राम आ रहा है तो प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होंगे। अब प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन आए तो वो इंस्ट्रक्शन जो आएंगे तो वो क्या है, आपके क्यू के रूप में ऐड हो जाएंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जो है 5 इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये I1, I2, I3 हो गया, I4 हो गया और I5 हो गया। अब किस सिग्नल्स को, सॉरी किस इंस्ट्रक्शन को पहले रन करना है, उसके बाद किसको करना है, उसके बाद किसको करना है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टाइमिंग सिग्नल जो होता है ये डिक्लेयर करता है कि पहले किस सिग्नल को रन करना है, सॉरी इंस्ट्रक्शन को, फिर किसको। तो ये ऐसे टाइमली जो है ये इसको जो है स्टेप बाय स्टेप इनको रन करता है, ठीक है ना। यानी आपका टाइमिंग सिग्नल ये तय करता है कि इस प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, इसके बाद किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, मतलब उस इंस्ट्रक्शन के बाद किस इंस्ट्रक्शन को रन करना है। जैसे आपने 2 इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पर, ऐड का या मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर डिवाइडेशन का, तो वो पहले क्या करेगा? ऐड करेगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसको जो है वो वहां पर आपके काम करेगा, ठीक है, डिवाइडेशन का। तो किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रन करवाना है, ठीक है ना, वो आपका कौन डिक्लेयर करता है? आपका टाइमिंग सिग्नल। कौन करता है? टाइमिंग सिग्नल। अब आता है दूसरा कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल आपको समझ में आ चुका होगा ना कि भाई कोई इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, उसके बाद किसकी बारी है, उसके बाद किसकी बारी है, तो ये तय कौन करता है? आपका टाइमिंग सिग्नल। और कंट्रोल सिग्नल क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल को समझिएगा। कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा? बेसिकली जो भी डाटा के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको, देखो डाटा और मैंने प्रोग्राम दोनों का नाम लिया था, डाटा के ऊपर कौन कौन से जो है डाटा को किस प्रकार से ऑपरेशन करवाना है, कंपोनेंट्स के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। अब मैं वापस आपको यहां पर रजिस्टर पर लेकर आना चाहूंगा। रजिस्टर के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स मिलते हैं, ये तो मैंने बताया था, ये इस साइज में मिलते हैं, 8, 16, 32 जो भी। रजिस्टर के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं यहां पर, तो देखो रजिस्टर के अलग अलग प्रकार, जैसे यहां पर AR रजिस्टर है, ठीक है ना, एक्यूमुलेटर है आपका, ठीक है ना, एक्यूमुलेटर है। आपको मैं इसके बारे में आगे बहुत ही डीपली समझाने वाला हूं। AR रजिस्टर है आपका, एड्रेस रजिस्टर, और ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है, ये इनपुट रजिस्टर है IR, ठीक है, आउटपुट रजिस्टर। तो ये बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो एड्रेस रजिस्टर जो आपका इंस्ट्रक्शन रन करना है उसका एड्रेस निकालने का काम या उसको स्टोर करने का काम। एक्यूमुलेटर क्या करता है? ये डाटा जो जा रहा है उसको बीच में थोड़ी देर के लिए होल्ड करवाने का काम कौन करता है? एक्यूमुलेटर करवाता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा उसको इंस्ट्रक्शन को रन करवाने से पहले उसका एड्रेस स्टोर करने का काम कौन करेगा? प्रोग्राम काउंटर। तो ये इनपुट, ठीक है ना, जो डाटा को इनपुट भेजा जाएगा तो उस डिवाइस का एड्रेस, तो ये सारा का सारा जो है ये इसके अंदर होता है, जो हम आने वाले नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर अभी आप ये समझिए कि इन रजिस्टर्स के ऊपर, ये रजिस्टर जो आ रहा है इसके अंदर जो डाटा आएगा तो उस डाटा को रीड भी किया जाएगा, राइट भी किया जाएगा। जो डाटा इनके पास आएगा तो उसके अंदर रीड भी किया जाएगा, राइट भी किया जाएगा। तो इनको रीड और राइट करने के लिए, इन रजिस्टर्स पर रीड और राइट करने के लिए जो सिग्नल्स काम आते हैं वो आते हैं आपके कंट्रोल सिग्नल्स।
ठीक है, कौन से कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं वो रजिस्टर्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार के डेटा के ऊपर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जैसे रीड या राइट, ठीक है, डिलीट, ये सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के वाला काम कौन करता है? आपका कंट्रोल सिग्नल करता है। टाइमिंग सिग्नल तो इंस्ट्रक्शन को पहचानेगा कि इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा। चलिए, अब यहां पर अपना यहां तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब अपना लास्ट बचता है इनपुट या आउटपुट सिस्टम। बेसिकली आप सभी को पता होगा इसके बारे में, इनपुट और आउटपुट सिस्टम के बारे में, कि जब एक डेटा इनपुट किया जाता है तो उसको इनपुट करने के बाद प्रोसेस किया जाता है। अब इनपुट में भी डालने के बाद उसको जो है अलग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद उसको इनपुट, देखो इनपुट से तो आपने भेज दिया डाटा को, ठीक है। अब वापस देखो यहां पर मैंने एरो ऊपर भी बनाई नीचे बनाई, रीजन ये है कि ये डाटा को भेजेगा भी, वापस भी प्राप्त करेगा। भाई डाटा अंदर गया तो उसका रिजल्ट तो वापस मिलना ही है, आप सभी को भी पता होगा। तो इनपुट डिवाइसेज लाइक आपको पता होगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक है आपका, ठीक है ना, और टच स्क्रीन है, बहुत सारे डिवाइसेज। आउटपुट सिस्टम के अंदर अगर आपकी देखा जाए तो ऐसे डिवाइसेज जो डाटा का जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट है वो एक्सेस करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, वो होते हैं आपके आउटपुट सिस्टम या आउटपुट डिवाइसेज। तो ये एक पूरा सिस्टम है इनपुट और आउटपुट का। तो यहां पर आपको यह समझ में आ चुका होगा साथियों कि ये एक जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो यहां पर इसके बारे में क्या बताता है या किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो मैं अगेन इसको बता देता हूं, इसका मेन जो पर्पज है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का वो ये है कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो आर्किटेक्चर किस प्रकार, वो कंपोनेंट किस प्रकार से काम करते हैं, उनको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और उनको यूज करते हैं तो वो काम किस प्रकार से करते हैं कंपोनेंट्स, ये सारा कुछ जो है आपको दिखाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जब आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं, वापस रिसीव कर रहे हैं, ये आगे से आगे पहुंचा रहा है, यहां से आ रहा है, तो इन सभी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता कौन है? इन सभी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन जोड़ता है इस डाटा को इन कंपोनेंट्स के बीच में? जो करवा रहा है वो करवा रहा है बस। जिस प्रकार से आपके रियल लाइफ में होता है ना, एक व्यक्ति को या कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे बसेस के थ्रू जो हम भेज रहे हैं वापस आ रहा है, तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी वही आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है, ठीक है ना। इन सभी कंपोनेंट्स को आपस में जो है बसेज के अंदर जो है बसेज के थ्रू जो है डाटा को ट्रेवल करवाया जा रहा है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ऐड करके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना जो सेकंड जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के जो बसेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एड्रेस बस है, डेटा बस है, तो वो आने वाले फर्दर वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए आपके लिए बहुत ही जल्द एक धमाकेदार ऑफर आ रहा है, ट्रिक्स विद इतनी शानदार तरीके से आपके नोट्स तैयार हैं, सभी को स्क्रीनशॉट बता भी दिया था मैंने जो टेलीग्राम के अंदर ऐड है। राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार जो है कंप्लीट जो डेटा है वो हम तैयार कर रहे हैं और आपके लिए क्लासेज बहुत ही जल्द आने वाली हैं, ठीक है ना। बहुत ही जल्द क्लासेज आने वाली हैं, एक बार सिलेबस भी आ जाएगा उससे पहले जब तक, ठीक है ना, फिर हमें भी ये पता रहेगा कौन कौन से टॉपिक है कौन कौन से नहीं है। लेकिन राजस्थान जी के अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बी पार्ट में भी जो टेंशन होगा वो खत्म हो जाएगा। अब ये डिसीजन और हमने क्यों लिया है, ये डिसीजन इसलिए लिया है कि सबसे ज़्यादा जो मैसेज अब जो आ रहा है वो ये है कि सर हमें ए पार्ट के साथ साथ बी पार्ट की भी जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसिलिटीज़ दो, जिससे हमें जो है कोई अदर चैनल को विजिट करने की या अलग अलग जगह भटकने की प्रॉब्लम हमारी मिट जाए। तो उसके लिए हमने वो भी जो है सॉल्यूशन निकाल लिया है। आप सभी को मैंने अपने नोट्स शेयर भी किए थे, कुछ इमेज जो है मैंने शेयर की थी जिसमें आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान जीके की भी और करंट अफेयर्स की भी क्लास डेली आएगी अब आपके, ठीक है। और ए पार्ट तो आपका चल ही रहा है जिसमें आपकी 3-4 क्लासेज हो जाएगी, प्रोग्रामिंग की अलग हो जाएगी और आर्किटेक्चर तो आज शुरू हो ही चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको रात को 9 बजे से जो है क्लासेस बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको एक ही जो है कंटिन्यू रखना है कि भाई क्लासेस डेली आप ऐड करते रहो, ठीक है ना। डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देख लीजिए हमने जो ये पॉइंट डिस्कस किए थे इसमें 5-6 पॉइंट ऐसे थे जो फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। इसलिए बोलता हूँ कि जितनी भी क्लासेज आती है वो सारी की सारी आपस में लिंक है,
ठीक है ना। तो क्लास डेली ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। लास्ट में जाके आपके मन के अंदर ये प्रॉब्लम ना रहेगा, ये ऐसा कोई संकोच नहीं रहेगा कि यार मैंने वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं, वो रह गया, वो छूट गया, वो नहीं पढ़ा। इसलिए डेली आप जो भी ये फिक्स टाइम होता है सुबह 8 बजे वाला ज्वाइन करें। ठीक है, जो भी 30 या 40 मिनट की क्लास होती है उसमें आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आंसर दीजिए और आपको आंसर देने का तरीका भी पता होगा। आंसर के लिए क्वेश्चंस का क्रमांक और उसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आपने आज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनको आपको जो है उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्वेश्चन का क्रमांक, उसके बाद डैश और उसके बाद उसका आंसर देना है। चलिए पहले प्रश्न को आपके सामने लेके आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोग्राम किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट में कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, टाइमिंग सिग्नल क्या कार्य करता है। चौथा प्रश्न है आपका, ALU और मेन मेमोरी के बीच गति को यानी स्पीड को कौन मैनेज करता है। और लास्ट पांचवा प्रश्न है, रजिस्टर किस किस साइज में उपलब्ध होते हैं मार्केट के अंदर। आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये सारे के सारे आज के इस वीडियो के बेस पर ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेंगे, जिनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।